नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 8 पढ़ रहे थे और सेक्शन 8 में स्पष्टीकरण 1 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें स्पष्टीकरण 2 से। तो सबसे पहले जान लीजिए सेक्शन 8 में क्या था। सेक्शन 8 में था हेतु, तैयारी, आचरण सुसंगत होंगे। यानी ऐसे तथ्य जो हेतु तैयारी को दर्शित करें वे सुसंगत होंगे। ऐसे तथ्य जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी को गठित करें वे सुसंगत होंगे। और आचरण दो प्रकार का हो गया, एक पूर्व का आचरण और एक पश्चात का आचरण। पूर्व क्या होता है, पश्चात क्या होता है, हम लोग अब समझेंगे। ये था धारा 8, जिसमें हम लोग स्पष्टीकरण 1 तक यानी अपवाद 1 हम लोग पढ़ लिए थे। अपवाद 2 यानी स्पष्टीकरण 2 हम लोग पढ़ेंगे। स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 में क्या कहा गया है, ऐसा कथन जो आचरण पर प्रभाव डालते हैं या जिनसे आचरण प्रभावित होता है। क्या बताया गया, ऐसा कथन जो आचरण पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, आचरण पर प्रभाव डालते हैं या जिनसे आचरण प्रभावित होता है। जिनसे आचरण प्रभावित होता है वे क्या होंगे, सुसंगत होंगे। वे कथन क्या होंगे, सुसंगत होंगे। और हम लोग ये पढ़े थे कि धारा 8 में कि धारा 8 में आचरण सुसंगत होता है, कथन नहीं। किंतु इसके 2 अपवाद हैं और दोनों अपवाद स्पष्टीकरण में दिए गए हैं, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में। यहाँ पे देखिए कथन है, कथन को सुसंगत बताया जा रहा है, लेकिन परिस्थिति बताया गया है। कब, जब वो आचरण पर प्रभाव डाले, कंडक्ट पर इफेक्ट डाले, तब वो सुसंगत होगा। या जिनसे आचरण प्रभावित हो, ऐसा कथन आप कोई कथन करिए जो आचरण पर प्रभाव डाले, या ऐसा कथन करिए जिससे आचरण प्रभावित हो, तो वो सुसंगत होंगे। मतलब इसके आगे लिखा गया है हर एक कथन जो किसी व्यक्ति से उसकी उपस्थिति में या उसकी सुनवाई में किया जाएगा जिसका प्रभाव उसके आचरण पर पड़ेगा, तो वह सुसंगत होंगे। इसका प्रभाव क्या पड़े, उसके आचरण पर पड़े। सुनवाई में किया जाए जिसका प्रभाव उसके आचरण पर पड़े तो क्या होगा, सुसंगत होगा। देखिए पहली बात, दूसरी बात। पहली बात में क्या था कि अगर कोई कथन है जो आचरण पर प्रभाव डालता है तो यह कथन क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। अगर कोई कथन है जिससे आचरण प्रभावित होता है तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। उसके बाद क्या किया गया, हर एक कथन जो किसी व्यक्ति से या उस व्यक्ति की उपस्थिति में या उस व्यक्ति की सुनवाई में किया जाए जिससे उसका आचरण प्रभावित हो या आचरण पर प्रभाव पड़े, तो वे कथन भी सुसंगत होंगे। मतलब साफ है कि अगर कोई कथन, स्पष्टीकरण 2 में क्या है कि अगर कोई कथन किसी व्यक्ति के आचरण पर प्रभाव डाले या आचरण को प्रभावित करे तो वे सुसंगत होंगे। और स्पष्टीकरण 1 में क्या था कि कथन आचरण को अस्पष्ट कर रहा था। कथन आचरण को क्या कर रहा था, अस्पष्ट कर रहा था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कथन क्या कर रहा है, आचरण को प्रभावित कर रहा है, आचरण को प्रभावित कर रहा है। स्पष्टीकरण 1 यही था, कथन जो आचरण को अस्पष्ट करे वे सुसंगत। स्पष्टीकरण 2 में क्या है, कथन जो आचरण को प्रभावित करे वे सुसंगत। तो इतनी बात स्पष्टीकरण 2 में थी। इसमें 3 दृष्टांत हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बेयर एक्ट का जो दृष्टांत है आपके बेयर एक्ट में 4, 6,
और जा, ये इस स्पष्टीकरण 2 से संबंधित है, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दृष्टांत चा अगर हम लोग देखें, दृष्टांत चा दृष्टांत चा में कहा है कि क्या ए ने बी को लूटा, क्या ए ने बी को लूटा, क्या ए ने बी को लूटा। उसके बाद कह रहा है लूट के अल्पकाल पश्चात, लूट के अल्पकाल मतलब थोड़ी देर पश्चात, अल्पकाल पश्चात सी ने आ की उपस्थिति में, यानी सी ने ए की उपस्थिति में, ए की उपस्थिति में यह कथन किया कि जिसने बी को लूटा है, जिसने बी को लूटा है उसे पकड़ने पुलिस आ रही है, पकड़ने पुलिस आ रही है। अब सी के इस कथन के बाद ए तुरंत फरार हो गया, तुरंत भाग गया। तो यहां पे जो सी का कथन होगा वे सुसंगत होगा, सी का कथन सुसंगत होगा। क्यों? क्योंकि सी के कथन से ए का आचरण, भागने का आचरण प्रभावित हो रहा है। सी के कथन से ए का आचरण, कौन सा आचरण? भागने का, मौके से भागने का प्रभावित हो रहा है। और हमने यही बताया ना कि ऐसा कथन जो आचरण पर प्रभाव डाले। यहां पे सी का कथन क्या किया? ए के आचरण पर प्रभाव डाला। ए का आचरण क्या है? भागना। तो ये क्या होंगे? सुसंगत होंगे। तो ये था दृष्टांत चा। दृष्टांत चा में है कि क्या ए ने बी को लूटा, लूट के अल्पकाल पश्चात सी ने ए की उपस्थिति में यह कथन किया कि जिसने बी को लूटा है उसे पकड़ने पुलिस आ रही है। यह सुनते ही ये तुरंत फरार हो गया, भाग गया। तो सी का एक कथन क्या होगा? सुसंगत होगा। क्यों? क्योंकि ए का आचरण इस कथन से प्रभावित हुआ। और इसमें क्या है? किसी कथन से अगर आचरण प्रभावित होगा तो वो सुसंगत होगा। और यहाँ सी के कथन से ए का आचरण क्या हुआ? भागने का आचरण प्रभावित हुआ, इसलिए ये सुसंगत होगा। अब इसमें दूसरा दृष्टांत है छा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसको हम लोग चलते हैं। दूसरा दृष्टांत है छा। अब इसमें हम लोग दूसरा दृष्टांत देखेंगे छा। छा में क्या है कि प्रश्न यह है कि क्या ए बी का 10,000 का देनदार है, बी का 10,000 रुपये का देनदार है, 10,000 रुपये का देनदार है। प्रश्न क्या है कि क्या ए बी का 10,000 रुपये का देनदार है। अब ए क्या करता है? ए सी से धन उधार मांगता है, ए सी से धन उधार मांगता है, ए सी से धन उधार मांगता है। और डी क्या करता है? डी ए की उपस्थिति में, डी क्या करता है? ए की उपस्थिति व सुनवाई में सी से कहता है, सी से क्या कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर भरोसा मत करो, ए पर भरोसा मत करो। सी ने क्या कहा? डी ने क्या कहा? ए से, ए की उपस्थिति व सुनवाई में कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर भरोसा मत करो। क्यों मत करो? क्यों भरोसा ना करे? क्योंकि ए बी का 10,000 का देनदार है, ए बी का 10,000 रुपये का देनदार है।
अब इस कथन को सुनते ही ए बिना उत्तर दिए चला गया। यह कथन सुनते ही ए बिना उत्तर दिए चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसका कथन था, डी का, ये डी का कथन था। तो डी का कथन क्या होगा, सुसंगत होगा। डी का कथन क्या होगा, सुसंगत होगा। यहाँ पर डी का कथन क्या होगा, सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा, क्योंकि डी के कथन से इस ए का बिना उत्तर दिए चले जाना, ये आचरण प्रभावित हुआ। ए का आचरण, कैसा आचरण, बिना उत्तर दिए चले जाना, चले जाना, ये क्या हुआ, प्रभावित हुआ, इसलिए ये सुसंगत होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न ये है कि क्या ए बी का 10,000 रुपए का देनदार है। उसके बाद क्या होता है, ए सी से धन उधार मांगता है, ए सी से धन उधार मांगता है। डी क्या कहता है, ए की उपस्थिति व सुनवाई में सी से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर भरोसा मत करो। क्यों भरोसा न करे, क्योंकि ए बी का 10,000 रुपए का देनदार है। यह सुनते ही ए बिना उत्तर दिए चला गया। तो डी का ये कथन क्या होगा, सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा, क्योंकि ए का आचरण क्या, बिना उत्तर दिए चले जाना, प्रभावित हुआ डी के इस कथन से। और अगर किसी कथन से आचरण प्रभावित होगा तो क्या होगा, सुसंगत होगा। यहाँ पे ए का आचरण बिना उत्तर दिए चले जाना प्रभावित हुआ, इसलिए ये सुसंगत होगा। कुछ भी ये इसमें 4 कैरेक्टर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ए है जो धन उधार मांगता है, सबसे धन उधार मांगता है। बी कौन है, जिसने ए को धन उधार दिया है, ए को धन उधार दिया है। सी कौन है, जिससे बाद में ए धन उधार मांगने गया, जिससे बाद में ए धन मांगा। और डी कौन है, जिसने कथन किया, जिसके कथन से ए का आचरण प्रभावित हुआ। इतना आप लोग याद कर लीजिए, इतने से काम चल जाएगा। इसका शार्ट है, यानी ए क्या करता है, धन उधार मांगता है, पहले बी से ले रखा है, सी से उधार मांगता है, और डी कह देता है उसकी उपस्थिति और सुनवाई में कि इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये पहले ही बी से पैसा उधार लिया है। अब ये सुनते ही ये बिना उत्तर दिए क्या चला जाता है। तो ये कथन कि ये पहले ही बी से पैसा लिया है, ये कथन क्या करता है, ए के आचरण को, यानी बिना उत्तर दिए चले जाने को प्रभावित किया है, इसलिए क्या होगा, सुसंगत होगा। कुछ भी ना याद रहे तो इतना दिमाग में फीड कर लीजिए कि हर एक कथन जो आचरण को प्रभावित करेगा वो सुसंगत होगा। अब इस तरह से स्टेटमेंट आपके सामने दिया जाएगा, आपको ये चेक करना होगा कि इसमें कथन जो है आचरण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वे सुसंगत हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग तीसरा दृष्टांत देखते हैं, जा। अब हम लोग दृष्टांत जा देखेंगे। दृष्टांत जा क्या कहता है कि क्या ए ने अपराध किया, क्या ए ने अपराध किया। अब यह बात कि ए को एक पत्र प्राप्त हुआ, ए को क्या हुआ, पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में क्या लिखा था, चेतावनी लिखी थी, चेतावनी लिखी थी। काहे की चेतावनी थी, कि अपराध की जांच हो रही है, अपराध की जांच हो रही है। और क्या लिखा था इसमें दूसरा लिखा था कि पुलिस अपराधी को खोज रही है, पुलिस अपराधी को खोज रही है। तो क्या हुआ, तो ए फरार हो गया, ए क्या हुआ, फरार हो गया। यहां पे जो पत्र का अंतर वस्तु है, पत्र का अंतर वस्तु है, वे सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा,
क्योंकि यहाँ पर ए के आचरण को यानी फरार होने को ये प्रभावित कर रहा है, इसलिए सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा? क्योंकि इस पत्र के अंतर वस्तु के से ए का आचरण, कौन सा आचरण? फरार होने का क्या हुआ? प्रभावित हुआ, इसलिए ये सुसंगत होगा। तो इसमें ज में क्या था कि क्या ए ने अपराध किया, तो उसके बाद ए को एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें चेतावनी लिखी थी कि अपराध की जांच हो रही है, पुलिस अपराधी को खोज रही है, जिसके बाद ए फरार हो जाता है। तो इस पत्र की अंतर वस्तु सुसंगत होगी। क्यों? क्योंकि ए का आचरण, फरार होना क्या है? उसके आचरण, कंडक्ट को दिखा रहा है, वो प्रभावित हुआ, इसलिए ये सुसंगत होगा। और अंतर वस्तु का मतलब क्या होता है? जो दस्तावेज में लिखा हो। जैसे कोई ये पेज हो गया, ये पेज क्या हो गया? दस्तावेज हो गया। ये पेज क्या हो गया? दस्तावेज। अब इस पेज में जो कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं ए लिख दिया, तो ए क्या हो गया? इस दस्तावेज का अंतर वस्तु हो गया। यानी दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा जाता है वे सुसंगत होते हैं, वे अंतर वस्तु कहलाते हैं। जैसे बोर्ड हो गया, ये मान लो दस्तावेज हो गया। अब इस बोर्ड पे जो मैं हेतु, तैयारी, ये सब लिखा हूं, ये इस दस्तावेज का अंतर वस्तु हो गया। तो मतलब किसी के कथन ही नहीं, अगर कोई लेटर मिलता है, कोई खत मिलता है और उस खत या लेटर के अंतर वस्तु से भी किसी का आचरण प्रभावित होता है तो भी सुसंगत होगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने धारा 8 में 2 स्पष्टीकरण देखे। धारा 8 में हमने 2 स्पष्टीकरण देखा, 2 स्पष्टीकरण देखा। पहला स्पष्टीकरण क्या था? पहला स्पष्टीकरण था कि कथन क्या कर रहा था? आचरण को स्पष्ट कर रहा था, आचरण को स्पष्ट कर रहा था। और दूसरे में क्या था? कथन क्या कर रहा था? आचरण को प्रभावित कर रहा था। यानी अगर कोई कथन आचरण को स्पष्ट करे तो वे सुसंगत होंगे। इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? दृष्टांत इया और टा में। ये बेयर एक्ट का जो धारा 8 का दृष्टांत इया और टा है, वो स्पष्टीकरण 1 को दिखाता है। और दूसरे स्पष्टीकरण में क्या था कि ऐसा कोई कथन जो आचरण को प्रभावित करे वे सुसंगत होंगे। इसको किस दृष्टांत में पढ़ा? हमने चा में पढ़ा, छा में पढ़ा, जा में पढ़ा। इस तरह से 5 दृष्टांत हम लोग पढ़ लिए। इसमें कुल 11 दृष्टांत हैं। अब बाकी के दृष्टांत को भी हम लोग समझ लेते हैं। ये इस धारा 8 के स्पष्टीकरण का शॉर्ट फॉर्म था, एक ब्रीफ था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग धारा 8 के अपवाद यानी दोनों दृष्टांत को पढ़ लिए हैं। अब धारा 8 में हम लोगों को हेतु पढ़ना है, तैयारी पढ़ना है और आचरण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हेतु देखते हैं। नंबर 1 हेतु। हेतु किसे कहते हैं? मोटिव को। मोटिव को यानी कोई व्यक्ति अपराध क्यों किया, यानी अपराध करने के पीछे उसका मकसद क्या था, वही मकसद अगर पता चल जाए तो मोटिव पता चल जाता है। तो मोटिव क्या होता है? हेतु क्या होता है? सुसंगत होता है। मोटिव का मतलब क्या है कि किस कारण से अपराध किया गया, वो कारण ही मोटिव को, हेतु को बताता है। और ये हमेशा हेतु क्या होता है? सुसंगत होगा, धारा 8 में होगा। अब इस हेतु में 2 दृष्टांत दिए गए हैं, दृष्टांत का और खा, का और खा। तो सबसे पहले हम लोग दृष्टांत का देखते हैं। दृष्टांत का देखते हैं, मोटिव से संबंधित है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है ए, इस पर बी के हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। इस पर बी के हत्या के लिए मुकदमा चलाया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य कि कौन कौन से तथ्य इसमें लिए जाएंगे? यह तथ्य कि ए ने सी की हत्या की थी, ए ने सी की हत्या की थी, ए ने सी की हत्या की थी। बी जानता था, बी इस बात को जानता था, बी जानता था कि ए ने सी की हत्या की है, ए ने सी की
हत्या की है। और ये बी अपनी इस जानकारी को, अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ए से रुपए प्राप्त करना चाहता था। रुपए प्राप्त करना चाहता था। क्या है इसमें? एक व्यक्ति है ए जिस पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है, बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है। ऐसे में यह तथ्य कि क्या ए ने सी की हत्या की है, प्रश्न यहाँ पे ये हो जाएगा जो छूट गया, क्या ए ने सी की हत्या की है। अब इसको समझते हैं। एक व्यक्ति है ए, इस पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है, उस पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ए ने सी की हत्या की है, और तथ्य क्या क्या दिए जा रहे हैं। ए ने बी की हत्या किया था, ए ने बी की हत्या की थी, और सी यह जानता था, सी यह जानता था कि ए ने सी की बी की हत्या की है, ए ने बी की हत्या की है। सी अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ए से रुपया प्राप्त करना चाह रहा था। तो क्या था? सी की हत्या हो गई। मतलब यहाँ पे ए का क्या दर्शित हो रहा है? मोटिव दर्शित हो रहा है। ए का मोटिव दर्शित हो रहा है। सी की हत्या क्यों ए ने किया? क्यों किया? क्योंकि ए बी की हत्या किया था और इस बात को सी जानता था कि ए ने बी की हत्या की है, और अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ए से रुपया प्राप्त करना चाहता था। अब रुपया न देना पड़े और हत्या का मामला लोक विदित ना हो, इसलिए ए ने सी की हत्या कर दी। तो यहाँ पे क्या दर्शित हो रहा है? ए का मोटिव। ए ने, मैंने बताया था मोटिव के पीछे होता है अपराध क्यों किया, कारण, किस कारण से अपराध हुआ। तो ए ने सी की हत्या किस कारण से किया? ब्लैकमेलिंग से तंग आके, ब्लैकमेल से तंग आकर के। तो ए का मोटिव यहाँ पे, तो जो मोटिव को बताए वो धारा 8 में सुसंगत है। तो इस दृष्टांत में हमने देखा कि क्या एक व्यक्ति है ए जिस पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है, और फिर इस पर आरोप लगता है कि इसने सी की हत्या की है, और रीजन बताए जाते हैं कि जब इसने बी की हत्या की थी तो सी जानता था कि इसने बी की हत्या की है, और अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ए से रुपया प्राप्त करना चाहता था। इसलिए क्या हुआ? ए ने सी की हत्या कर दिया। तो मोटिव यहां पे ए का नजर आया। क्या मोटिव था? किस लिए हत्या किया? ताकि ये लोक विदित करने की धमकी देता था, रुपया प्राप्त करना चाह रहा था, इसलिए ए ने सी की हत्या कर दी। तो ये हेतु दर्शित हो रहा है। अब इसी में हम लोग दूसरा दृष्टांत देखते हैं। इसमें दूसरा दृष्टांत है खा। इसमें क्या कहता है कि एक व्यक्ति है ए, इसने बी पर रुक्के के आधार पर धन वसूली हेतु मुकदमा दायर करता है। ए बी पर रुक्के के आधार पर धन वसूली हेतु मुकदमा दायर करता है। तो बी क्या कहता है? बी रुक्के के आधार पर यानी रुक्के पर धन लेने की बात से इनकार करता है। बी का क्या स्टेटमेंट है? रुक्के पर धन लेने की बात से इनकार करता है। तो यहाँ पे ये तथ्य, कौन कौन से तथ्य, कि जिस समय रुक्के के आधार पर धन लेने की बात कही जा रही है उस समय बी को धन की बहुत सख्त आवश्यकता थी। तो ये क्या होंगे? सुसंगत होंगे। तथ्य क्या है? जिस समय रुक्के के आधार पर
धन लेने की बात कही जा रही है, उस समय बी को धन की आवश्यकता थी, बी को धन की आवश्यकता थी। ये क्या होगा, ये तथ्य सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या मैटर दिया है कि ए ने बी पर रुक्के पर धन वसूली हेतु मुकदमा दायर किया। ए ने एक मुकदमा बी पर दायर किया, किसने, रुक्के के आधार पे हमसे धन लिया है। तब बी ने क्या कहा कि रुक्के के आधार पर हम कोई धन नहीं लिए हैं, इनकार कर दिया कि हम धन नहीं लिए हैं। तो स्टेटमेंट यानी तथ्य, फैक्ट क्या है, जिस समय रुक्के के आधार पर धन लेने की बात कही जा रही है उस समय बी को धन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे मोटिव क्या दर्शित हो रहा है, आवश्यकता थी। क्यों धन उधार लिया, क्योंकि उसको आवश्यकता थी, इसलिए उसने धन उधार लिया। इसलिए क्या होगा, ये सुसंगत होगा। ये हेतु में दो दृष्टांत थे जिसको हमने समझ लिया। हेतु में कौन कौन से दृष्टांत थे, का और खा। का को भी हम लोगों ने समझ लिया। का में क्या था कि क्या ए व्यक्ति था ए जिस पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा था, फिर इसी व्यक्ति पर सी की हत्या का आरोप लगा और तथ्य क्या क्या दिए गए थे कि बी की हत्या ए ने की थी, बी की हत्या ए ने की थी, सी इसे देख लिया था और लोक विदित करने की धमकी देकर धन वसूलना चाह रहा था, इसलिए ए ने सी की हत्या कर दी। तो यहाँ पे ए का मोटिव क्या दिखाया जा रहा है कि धन वसूलना चाह रहा था, इसलिए उसकी हत्या की गई होगी। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, इसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए इसने धन उधार लिया होगा। तो ये दोनों दृष्टांत हैं। अब हम लोग इसमें तैयारी की ओर चलते हैं। तो हम लोगों ने हेतु को देख लिया, अब दूसरे नंबर पे तैयारी को देखेंगे। तैयारी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी अपराध की मात्र तैयारी करना अपराध नहीं माना जाता है। मतलब तैयारी क्या होता है, ये अपराध नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक पिस्टल खरीदता है कि उस पिस्टल से वो बी की हत्या कर देगा, तो उसने कौन सा अपराध किया, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि अभी प्रयत्न ही कर रहा है, तैयारी ही कर रहा है, प्रयत्न भी नहीं, केवल तैयारी कर रहा है। हो सकता है पिस्टल खरीद लेने के बाद उसका इंटेंशन, उसका आशय चेंज हो जाए, ना हत्या करे, तो इसलिए तैयारी को अपराध नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि हो सकता है कि तैयारी के बाद आदमी का आशय या इंटेंशन चेंज हो जाए, तो इसलिए तैयारी को अपराध नहीं माना जाता है। तैयारी को इसमें 4 प्रकार का बताया गया है, 4 प्रकार का बताया गया है। पहला, एक तो अपराध करने की तैयारी। पहला क्या बताया, अपराध कारित करने की तैयारी, करने की तैयारी। दूसरा, अपराध छुपाने की तैयारी, अपराध हो जाए तो उसको छुपाने की तैयारी। और तीसरा क्या बताया, अपराध के पश्चात पुलिस से बचने की तैयारी, अपराध के पश्चात पुलिस से बचने की तैयारी। और इसी में चौथा क्या बताया, अपराध के पश्चात संदेह निवारण की तैयारी, संदेह निवारण की तैयारी। ये तैयारी को 4 प्रकार का बताया गया है। पहला बताया गया अपराध कारित करने की तैयारी, दूसरा अपराध छुपाने की तैयारी, तीसरा अपराध के पश्चात पुलिस से बचने की तैयारी, चौथा अपराध के पश्चात संदेह निवारण की तैयारी। ये है तैयारी के बारे में। अब इसमें हम लोग 2 दृष्टांत इसमें भी है, गा और घा, गा और घा, जिसको हम लोग देखेंगे। तो दृष्टांत गा सबसे पहले हम देखते हैं। अब हम लोग तैयारी का दृष्टांत देखते हैं। तो इसमें 2 दृष्टांत हम बताए, एक गा और दूसरा घा।
तो सबसे पहले हम लोग ग देखते हैं। दृष्टांत ग क्या कहता है कि ए पर विष द्वारा बी की हत्या करने का आरोप लगाया गया। इसमें क्या है, ए पर विष द्वारा बी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। और तथ्य क्या दिया जा रहा है, किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है? आधार ये बताया जा रहा है बी की मृत्यु के पूर्व, बी की मृत्यु के पूर्व ए ने वैसा ही विष खरीदा था, वैसा ही विष खरीदा था, वैसा ही विष खरीदा था। कैसा विष खरीदा था? जो बी को दिए गए थे। इसमें क्या कह रहा है कि ए पर बी की विष द्वारा हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया। तथ्य क्या दिए गए, किस आधार पर आरोप लगाया गया? बी की मृत्यु के पूर्व ए ने वैसा ही विष खरीदा था जैसा बी को दिया गया था। तो एक तथ्य क्या होगा? सुसंगत होगा। क्यों सुसंगत होगा? क्योंकि इस हत्या की तैयारी पहले से ही चल रही थी, तैयारी पहले से ही चल रही थी। मतलब पहले उसने विष खरीदा, मतलब विष खरीद कर तैयारी किया, फिर उसने विष दिया, तो इसलिए क्या होगा, ये सुसंगत होगा। और विष भी कैसा था? सेम वैसा था जैसा बी को दिया गया था। अब इसमें हम लोग दृष्टांत घ देखेंगे। अब हम लोग दृष्टांत घ देखेंगे। दृष्टांत घ में है कि क्या अमुक दस्तावेज, क्या अमुक दस्तावेज ए की विल है। मतलब कोई दस्तावेज है, उस दस्तावेज के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि ये दस्तावेज ए की विल है। तो क्या कह रहा है इसमें? तथ्य क्या दे रहा है? तथ्य दे रहा है, तथ्य क्या दे रहा है कि कुछ दिन पहले ए वसीयतों के बारे में तथा उस संपत्ति के बारे में, उस संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रहा था। किस संपत्ति के बारे में? जो वसीयत में सम्मिलित है। पूछताछ कर रहा था जो वसीयत में सम्मिलित है, सम्मिलित है, पूछताछ कर रहा था। तथा कुछ वसीयत भी तैयार कराया था जो उसे पसंद नहीं आई, जो उसे पसंद नहीं आई। इसमें क्या है? क्या अमुक दस्तावेज ए का बिल है। तो कुछ दिन पहले ए वसीयतों के बारे में तथा उस संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रहा था जो वसीयत में सम्मिलित है, तथा कुछ वसीयत भी वो तैयार करवाया था, मतलब तैयार करवाया था, मतलब तैयारी कर रहा था। तो तैयारी कर रहा था तो धारा 8 में सुसंगत होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये वसीयतों के बारे में तथा वसीयत में सम्मिलित संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रहा था। इसको ऐसे लिख लेते हैं, वसीयत के बारे में तथा वसीयत में सम्मिलित संपत्ति के बारे में। क्या कर रहा था? पूछताछ कर रहा था। क्या है दृष्टांत घ? क्या अमुक दस्तावेज ए का बिल है। तो तथ्य क्या दे रहा है? तथ्य दे रहा है कि कुछ दिन पहले ए वसीयत के बारे में तथा वसीयत में सम्मिलित संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रहा था, तथा कुछ वसीयत भी तैयार करवाया था जो उसको पसंद नहीं आई। तो यानी वसीयत तैयार कराया था, मतलब तैयारी कर रहा था, और तैयारी करना धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होगा। तो ये तथ्य क्या हो जाएंगे? ये तथ्य सुसंगत हो जाएंगे। तथ्य क्या है? तथ्य है कि एक कुछ दिन पहले वसीयत के बारे में तथा वसीयत में सम्मिलित संपत्ति के बारे में पूछताछ कर रहा था, तथा कुछ वसीयत भी तैयार कराया था। ये तथ्य थे, और ये तथ्य क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे, क्योंकि ए क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था पहले से ही। अब हम लोग आचरण देखते हैं। तो तैयारी देख ली है, तो आचरण देखते हैं।
आचरण, आचरण पूर्व का होता है और पश्चात का होता है। पूर्व और पश्चात का मतलब क्या होता है कि उसका कंडक्ट पहले, अपराध करने के पहले दर्शित हो या अपराध करने के बाद का। पूर्व का मतलब अपराध के पहले, अपराध के पहले का आचरण, और पश्चात का मतलब अपराध के बाद का आचरण, अपराध के बाद का आचरण सुसंगत होगा। अब इसमें दो दृष्टांत इसमें भी दिए गए हैं, दृष्टांत अंगा और झा, अंगा और झा। तो सबसे पहले दृष्टांत अंगा हम लोग देख के समझते हैं क्या है आचरण। इसमें है कि ए किसी अपराध का अभियुक्त है, ये क्या है, किसी अपराध का अभियुक्त है। ये किसी अपराध का अभियुक्त है, तो इसको अभियुक्त होने के लिए कौन कौन से तथ्य दिए जा रहे हैं उस तथ्य को देख लें। तथ्य है कि ये अपराध करते समय या अपराध करने के पूर्व या अपराध करते समय या अपराध करने के पश्चात, क्या है, अपराध करने के पूर्व, अपराध करते समय या अपराध करने के पश्चात ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया, पश्चात ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया। कैसे साक्ष्य का प्रबंध किया, ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया। कैसे साक्ष्य का प्रबंध किया, जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य अनुकूल प्रतीत होते थे। दूसरा इसमें तथ्य क्या है, ये पहला तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य, इसने साक्ष्य को क्या किया, नष्ट किया। तीसरा तथ्य क्या है, उसने ऐसे व्यक्तियों को जो मामले के साक्षी थे अनुपस्थित किया। और इसमें क्या है, इसमें चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध किया, मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध किया। इसमें एक मामला बताया कि क्या ए किसी अपराध का अभियुक्त है, और 4 तथ्य दिए गए। पहला तथ्य का क्या कह रहा है कि अपराध करने के पूर्व या अपराध करते समय या अपराध करने के पश्चात ए ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। मतलब उसने क्या किया, साक्ष्य का प्रबंध किया। किस साक्ष्य का, जो मामले के अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। और क्या किया, साक्ष्य को नष्ट किया, और जो साक्षी व्यक्ति थे उनकी उपस्थिति निवारित किया, उनको अनुपस्थित कर दिया, और मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध किया। तो एक क्या दिखा रहा है, एक का आचरण दिखा रहा है, एक का आचरण दिखा रहा है, और आचरण के नाते क्या होगा, ये सुसंगत होगा। यहाँ पे देखिए कथन ए का नहीं कुछ सुसंगत हो रहा है, ए का आचरण सुसंगत हो रहा है। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि धारा 8 में सेक्शन 8 में कथन नहीं सुसंगत होता है, आचरण होता है। यहाँ पे देखिए इसका आचरण इसका ए का इसमें क्या क्या है, दृष्टांत अंगा में ए का क्या क्या आचरण है, ये साक्ष्य का प्रबंध किया है। साक्ष्य का प्रबंध, कैसे साक्ष्य का, जो मामले के अनुकूल प्रतीत होते थे, मामले के अनुकूल प्रतीत होने वाले साक्ष्य का प्रबंध किया। और क्या किया, इसने साक्ष्य को नष्ट किया है। इसने, ये भी इसका कंडक्ट दिख रहा है, और साक्षियों की उपस्थिति निवारित की है, उपस्थिति निवारित की है इसने। और क्या इसने किया है, मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध किया है।
साक्ष्य का प्रबंध किया है। यहाँ पे कुछ कथन इसका नहीं है, सारे के सारे कंडक्ट हैं, आचरण हैं। साक्ष्य का प्रबंध करना क्या दिखाता है? इसके आचरण को दिखाता है। साक्ष्य को नष्ट करना क्या दिखाता है? इसके आचरण को दिखाता है। साक्षियों की उपस्थिति निवारित करना क्या दिखाता है? इसके आचरण को दिखाता है। मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध करना क्या दिखाता है? आचरण को दिखाता है। और जब कोई चीज आचरण को दिखाए तो धारा 8 में सुसंगत होगी। तो इसलिए क्या होगा? ये धारा 8 में सुसंगत होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दृष्टांत अंगा का ब्रीफ है, जिसमें क्या किया? ए ने साक्ष्य का प्रबंध किया जो मामले के अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। दूसरे में क्या किया? या तो साक्ष्य को नष्ट किया, या साक्षियों की उपस्थिति निवारित की, या मिथ्या साक्ष्य का प्रबंध किया। अब हम लोग अगले दृष्टांत की ओर चलें। अब हम लोग आचरण में अगला दृष्टांत झा को समझते हैं। झा में क्या कह रहा है कि क्या ए किसी अपराध का अभियुक्त है? ए किसी अपराध का अभियुक्त है? क्या ए किसी अपराध का अभियुक्त है? अब तथ्य क्या क्या दिए जा रहे हैं? तथ्य दिए जा रहे हैं अपराध के पश्चात ए फरार हो गया। अपराध के पश्चात ए क्या हुआ? फरार हो गया। दूसरा तथ्य दे रहा है कि अपराध से अर्जित संपत्ति ए के कब्जे से प्राप्त हुई। अपराध से अर्जित संपत्ति ए के कब्जे से प्राप्त हुई। तीसरा क्या इसमें तथ्य दे रहा है? तीसरा दे रहा है कि जिस वस्तु से अपराध किया गया, जिस वस्तु से अपराध किया गया या छिपाया किया गया या किया जा सकता था, किया जा सकता था या किया जा सकता था, उसे छिपाने का प्रयत्न किया। छिपाने का प्रयत्न किया। दृष्टांत अंगा झा क्या कहता है? एक किसी अपराध का अभियुक्त है। उसने क्या किया? अपराध के पश्चात ए फरार हो गया। क्या ए किसी अपराध का अभियुक्त है? अपराध के पश्चात क्या हुआ? ए फरार हो गया। या क्या हुआ? अपराध से अर्जित संपत्ति ए के कब्जे से प्राप्त हुई। और क्या किया? जिस वस्तु से अपराध किया गया था या किया जा सकता था, उसे छिपाने का प्रयत्न किया। तो मतलब ए ने क्या किया? फरार हो गया। और क्या किया? इसके कब्जे से अपराध की अर्जित संपत्ति प्राप्त हुई। और क्या किया? इसने अपराध की वस्तु को छिपाने का प्रयत्न किया। अपराध की वस्तु को छिपाने का प्रयत्न किया। अब ये तीनों कंडीशन क्या दिखा रहे हैं? इसके आचरण को। फरार होना क्या दिखाता है? आचरण को, कंडक्ट को दर्शित करता है। और अपराध से अर्जित संपत्ति, इसने संपत्ति प्राप्त की, ये क्या दिखाता है? कंडक्ट को दिखाता है। और इसने क्या किया? वस्तु को छिपाना, किसी चीज को छिपाना क्या कहता है? कंडक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए आचरण ही सुसंगत हो रहा है, कथन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ए कोई बात नहीं बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ आचरण कर रहा है। और उसका आचरण यह प्रतीत होता है कि ये अपराध किया है। यहाँ पे एक कोई कथन नहीं कर रहा है, बल्कि फरार हो रहा है, कथन नहीं कर रहा है। संपत्ति अर्जित कर रहा है, लेकिन कथन नहीं कर रहा है। और अपराध की वस्तु छिपाने की प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कथन नहीं कर रहा है। यानी वस्तु छिपाना, फरार हो जाना, संपत्ति अर्जित करना, ये क्या है? आचरण है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि धारा 8 में आचरण ही सुसंगत होगा, कथन सुसंगत नहीं होगा। इस तरह से ये धारा समाप्त हो गई, सेक्शन 8। इसको एक बार हम लोग ठीक से थोड़ा सा ब्रीफ इसका तैयार कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है। तो अगर एक बार हम लोग इसको ब्रीफ में तैयार कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा कि हेतु तैयारी किसी, ये तथ्य था, और विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु तैयारी
दर्शित करने वाला जो तथ्य होगा वह सुसंगत होगा। ये देखा, मतलब ऐसे तथ्य जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के हेतु तैयारी को दर्शित करे या गठित करे, ये सुसंगत होगा। दूसरा हमने क्या देखा, इसमें आचरण 4 लोगों का सुसंगत होता है। पहला पक्षकार का, दूसरा अभियुक्त का, दूसरा पक्षकार के अभिकर्ता का और तीसरा अभियुक्त का और चौथा पीड़ित का। अब लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं और हमेशा अभियुक्त का ही आचरण मान के चलते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट में दृष्टांत भी इसी प्रकार दिया है जिससे अभियुक्त का ही आचरण दिखता है। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में चिल्लाते हुए अपने आक्रमणकारी का नाम, वहां पे व्यक्ति क्या था, घायल था, तो क्या था, पीड़ित था, मतलब पीड़ित व्यक्ति का भी आचरण सुसंगत होगा, ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे कथन सुसंगत नहीं होते हैं, आचरण सुसंगत होते हैं, कथन नहीं आचरण सुसंगत होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि इसका 2 अपवाद है जो दोनों स्पष्टीकरण में दिया है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने 2 स्पष्टीकरण बताया। पहला स्पष्टीकरण क्या था, जो आचरण को स्पष्ट कर रहा था, ऐसा तथ्य सुसंगत होगा जो आचरण को स्पष्ट करे। इसमें हमने कौन कौन से दृष्टांत देखे थे, इसमें हमने, और दूसरा क्या था, दूसरा था कि ऐसे तथ्य जिनसे आचरण प्रभावित हो रहा था, इसमें हमने दृष्टांत में देखा था इया और टा। इसमें हमने क्या देखा, चा, छा और जा। उसके बाद हमने हेतु देखा, हेतु के लिए 2 दृष्टांत देखे, का और खा। उसके बाद हमने तैयारी देखा, तैयारी के लिए 2 दृष्टांत देखे, गा और घा। उसके बाद हमने आचरण देखा, आचरण में भी 2 दृष्टांत देखे, अंगा और झा। तो मतलब पहले स्पष्टीकरण में 2 दृष्टांत इया और टा, दूसरे स्पष्टीकरण में 3 दृष्टांत चा, छा और जा। उसके बाद हेतु में 2 दृष्टांत का और खा, तैयारी में भी 2 दृष्टांत गा और घा, और आचरण में भी 2 दृष्टांत अंगा और झा। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ए है, किसी अपराध का ये अभियुक्त है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये क्या है, अपराध का अभियुक्त है और पुलिस ने क्या किया, इसे गिरफ्तार किया। अब ये पुलिस की कस्टडी में, यानी गिरफ्तार होने के बाद स्टेटमेंट देता है कि मैं जिस व्यापारी से हत्या का औजार खरीदा था उस व्यापारी से आपको मिलवा सकता हूं। क्या स्टेटमेंट दिया, जिस व्यापारी से औजार खरीदा था, औजार का मतलब हथियार खरीदा था, उससे मिलवा सकता हूं। फिर क्या होता है, फिर ये ए ने आईओ को और पंचों को उस व्यापारी से मिलवाया जिससे औजार खरीदा था, उसके बाद क्या होता है, आईओ और पंचों का ये स्टेटमेंट कि ए ने हमको उस व्यापारी से मिलवाया था जिससे हथियार खरीदा गया था, और उस व्यापारी का इस आईओ और पंचों के कथन की संपुष्टि करना क्या सुसंगत होगा। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है ए किसी अपराध का अभियुक्त है, मान लीजिए हत्या का अभियुक्त है और ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार के बाद ये स्टेटमेंट देता है पुलिस से कि जिस व्यापारी से हमने हत्या का औजार खरीदा था उससे हम मिलवा सकते हैं। फिर क्या होता है, ए आईओ और पंचों को लेकर के जाता है और उस व्यापारी से मिलवाता है जिससे वो औजार खरीदा था। फिर क्या होता है, आईओ और पंचों का स्टेटमेंट कि ए ने हमको उस व्यापारी से मिलवाया, और व्यापारी का इस आईओ और पंचों के स्टेटमेंट की संपुष्टि करना क्या सुसंगत होगा तो किस धारा में होगा। प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो ये केस था
ओम प्रकाश वर्सेस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस ओम प्रकाश। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस ओम प्रकाश। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति हत्या का अपराधी था जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद वो पुलिस से कहा कि जिस व्यापारी से मैं हत्या का औजार खरीदा हूं उससे मिलवा सकता हूं, जिसके बाद पुलिस और पंचों को उस व्यापारी से मिलवाया गया। पुलिस और पंचों का यह बयान कि ए ने हमको उस व्यापारी से मिलवाया था, और उस व्यापारी का यह बयान कि हाँ पुलिस और पंच से हम मिले थे और हथियार हमने बेचा था। तो ये क्या सुसंगत होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि यह धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत होगा, आचरण के रूप में, ना कि धारा 27 में, ना कि धारा 27 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आईओ और पंचों को मिलवाता है, और किसी को किसी से मिलवाना क्या होता है? उसका आचरण को दिखाता है। यहाँ पे उसके आचरण, मिलवाना क्या होता है? उसके आचरण को दर्शित कर रहा है, इसलिए सुसंगत होगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। और ये एचजेएस मेंस में पूछा गया था, एचजेएस मेंस में पूछा गया था। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कोई अपराधी अगर गिरफ्तार होता है उसके बाद कहता है कि मैं जिससे खरीदा था औजार उससे मिलवा सकता हूं, और उससे मिलवाता है आईओ और पंचों को, आईओ पंचों का स्टेटमेंट और व्यापारी की संपुष्टि का स्टेटमेंट धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत होगा। तो इस तरह से धारा 8 सेक्शन 8 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।